दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त घोष कुमार शर्मा। हमारी तरफ से आपको बहुत सारा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग कुछ दिनों के अंतराल पे आज मिल पा रहे हैं। कुछ समस्याएं आ गई थी दोस्तों, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई आपसे। आज हम लोग बात करते हैं वाक्यों के अशुद्धि शोधन के बारे में। भाषा कोई भी हो, शुद्ध रूप में बोली जाए और शुद्ध रूप में लिखी जाए, यह बेहद ज़रूरी होता है। तो हिंदी में जो वाक्य होते हैं उनमें कई प्रकार की लोग शुद्धियाँ कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं लिखने में, पढ़ने में। तो दोस्तों, उन अशुद्धियों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना है आज। और जो परीक्षा RO ARO समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी की आपको देनी है, उस परीक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो उसमें हिंदी में वाक्यों शुद्धि शोधन पर 10 प्रश्न होते हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न 10 अंकों के आपके करियर को बना सकते हैं। ये 10 सवाल आप गंभीरता से देखिएगा इनको दोस्तों। कहा जा रहा है वाक्यों में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। जी, तो हिंदी में जो वाक्य होते हैं उनमें अशुद्धियों के कई प्रकार होते हैं, कई टाइप होते हैं। और कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं वर्तनी अशुद्धियाँ। वर्तनी का अर्थ होता है बच्चों स्पेलिंग। जैसे आप लोग अंग्रेजी में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं कई बार, हिंदी में भी जो स्पेलिंग की अशुद्धि होती है उसे कहा जाता है वर्तनी दोष या वर्तनी की अशुद्धि। इसी को उर्दू में या फारसी में कहा जाता है हिज्जे। जैसे महात्मा गांधी के बारे में एक कहानी बड़ी मशहूर है। एक बार बचपन में कैटल की स्पेलिंग गलत लिखी थी। उनके टीचर ने उनको इशारा किया कि आप बगल वाले बच्चे से देख करके सही कर लो, मगर उन्होंने सही करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि जो मुझे आता है मैं वही लिखूंगा, पास होना फेल होना जो होगा देखा जाएगा। अपनी ईमानदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो स्पेलिंग को वर्तनी कहते हैं, हिज्जा भी कहते हैं दोस्तों। और आपको हम लोग बात करेंगे वाक्यों में जो वर्तनी की अशुद्धि होती है। देखिए, कहा जा रहा है वर्तनी संबंधी अशुद्धि सबसे शब्द से संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं। जब आप कुछ लिखते हैं, जैसे देखिए लिख रहे हैं कमला। ये कमला क्या है? किसी का नाम है। अब अगर इसी नाम को प्यारे बच्चों कोई ऐसे लिख दे, ठीक, कमला, तो ये क्या माना जाएगा? ये अशुद्ध है। और ये क्या है दोस्तों? शुद्ध है। अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं और इलाहाबाद के रोज की समाचारों से, डेली के न्यूज़ से परिचित हों, एक इलाहाबाद में हनुमान जी का मंदिर है सिविल लाइंस में। उस चौराहे पे तुलसीदास जी की प्रतिमा लगी हुई, संगमरमर की, सफ़ेद संगमरमर की तुलसी जी की, तुलसी जी मतलब तुलसीदास साहब की प्रतिमा लगी हुई है। तो जो प्रतिमा लगाने वाली एजेंसी थी, उस एजेंसी ने पता है क्या किया? एजेंसी ने दोस्तों ऐसा किया, वहाँ पे लिख दिया तुलसी पार्क। क्या लिख दिया था? तुलसी, ये वाला तुलसी। बड़े गौर से देखिएगा। तो इस पे बड़ा बवाल मचा था, ठीक है। बाद में आकर के उन लोगों को ये लाइन खींचनी पड़ी ऐसे। अब सही हो गया तुलसी। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे दोस्तों। देखिए, कहा जा रहा है वर्तनी संबंधी अशुद्धि शब्द से संबंधित अशुद्धियां होती हैं। जब आप वाक्य में कोई शब्द अशुद्ध लिख देते हैं तो वहां उस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है और आपका पूरा वाक्य अशुद्ध कहलाता है दोस्तों। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों ऐतिहासिक, ये गलत है। ऐतिहासिक ये भी गलत है। और इनका सही और शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? ऐतिहासिक, ठीक है, ये शुद्ध है। और दूसरे उदाहरण में देखिए, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये दोनों ही गलत हैं। अगर आप सड़क पे, तो सभी लोग चलते हैं, आप भी चलते हैं सड़क पे, आपने बाइक चलाते हुए कई बार ये नोट किया होगा। जब आप कार चलाते हैं तभी आप नोट करते हैं कि आपके सामने जो ट्रक जा रहा है, आगे आगे जो ट्रक जा रहा है और आप उसके पीछे से उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रक के पीछे क्या लिखा जाता है बच्चों? ऐसे लिखा रहता है, माँ का आशीर्वाद। ध्यान से देखिएगा, कुछ कहना चाहते हैं ऐसे, है ना। कई बार लिखा रहता है माता पिता का आशीर्वाद। क्या ये आशीर्वाद लिखा हुआ है?
तो आप गौर से देखिए तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये आशीर्वाद जो लिखा हुआ वो गलत है। ये क्या लिखा हुआ बच्चों? आशीर्वाद, है ना। और अमूमन 10 में से 8 ट्रक पे इसी तरह की गलतियां होती हैं। अब हम ट्रक पे जो लोग लिखते हैं उनसे यह उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत बढ़िया लिखेंगे, लेकिन हमें जो परीक्षा देनी है वहाँ पे तो हमको बढ़िया लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो आशीर्वाद की सही वर्तनी क्या होगी? ये आशी, है ना। ये अब सही है। जो ये र का इस्तेमाल किया गया है ये कहाँ पे होगा? व के बाद जो ये मात्रा लगाई है आपने आ की, के ऊपर ऐसे लगाइए, आशीर्वाद। ये सही है। और आशीर्वाद, आशीर्वाद ये सब गलत हैं दोस्तों। इसी तरह से एक बड़ा ही रोचक सा उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल की सही वर्तनी ये है जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें भी लोग अक्सर गलतियां करते हैं उज्ज्वल लिखने में। क्या करते हैं? इसको बड़ा जा कर देते हैं या पूरा जा कर देते हैं, जबकि होता क्या है दोस्त? ये ऊ होगा, फिर उसके बाद आधा जा, फिर से आधा जा, और उसके बाद व और ला। उज्ज्वल की सही वर्तनी ये है। तो यहाँ पे देखिए उज्ज्वल ये गलत है, ये भी गलत है, और सही क्या है दोस्तों? उज्ज्वल। अगला उदाहरण है कवित्री, कवयित्री, कवित्री। तो ये दोनों गलत हैं दोस्तों, और सही इसका है कवयित्री। ठीक, क्या करना है? पहले आपको लिखना है क, ठीक है, फिर लिखना है व, या पर छोटी मात्रा, और कवयित्री। ये आपके लिए क्या है दोस्तों? शुद्ध रूप है कवयित्री का। जैसे महादेवी वर्मा एक छायावाद की मशहूर कवयित्री हैं। आपको क्या लिखना पड़ेगा? कवयित्री। ठीक, कभी भी आप मिस्टेक से भी काम मत करेगा। जैसे देखिए अगर ऐसे लिख दिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये वाला नहीं होना चाहिए मिस्टेक आपसे। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए अगले उदाहरण पे हम लोग गौर करते हैं। शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि। शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि, क्या करना है दोस्तों हमको शब्द अर्थ प्रयोग में? ध्यान से देखिए, कभी कभी वाक्यों में सही शब्दों की जगह उनके ही सादृश्य लगने वाले शब्दों का प्रयोग अर्थ में परिवर्तन का कारण बन जाता है। ऐसा भी होता है कि दो शब्द एक जैसे लगते हैं, और कुछ का कुछ और अर्थ निकल आता है। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा किसको कहते हैं बच्चों, और उपेक्षा किसको कहते हैं? जब हम किसी से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेगा तो उसको हम कहते हैं अपेक्षा। अपेक्षा मतलब एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। और उपेक्षा क्या होता है बच्चों? इग्नोर करना किसी को, ठीक है, नज़रअंदाज करना। जब हम किसी को नज़रअंदाज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कि हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। और जब हम किसी से कुछ आशा करते हैं तो कहा जाता है अपेक्षा, ठीक है। जैसे मैं उपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे, गलत है दोस्तों। सही क्या है? मैं अपेक्षा करता हूं तुम यह काम कर लोगे। ये शुद्ध रूप है दोस्तों। अगले उदाहरण पे चलते हैं। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। देखिए गृह कार्य को इन्होंने ग्रह कार्य लिख दिया है। ये ग्रह कार्य नहीं होगा बच्चों, क्या होगा? ये गृह कार्य होगा। तो ये गलत है और ये सही है। ऊपर वाले में ये गलत था और ये सही था। तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो। अब देखिए क्या बात है, बहुत बेहतरीन उदाहरण है आपके लिए। हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? कहते भी हैं बेफिजूल की बात मत करो। फिजूल अपने आप में नकारात्मक अर्थ रखता है। वहाँ पे आपने बे का इस्तेमाल कर दिया है, तो दो दो बार नकारात्मक का प्रयोग सकारात्मक में बदल देता है। इसकी मीनिंग क्या है? काम की बात हो जाएगी तब तो, है ना। तो आपको क्या करना है? तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो। फिजूल की बातें मतलब फालतू बातें, और बेफिजूल कर देंगे तो गैर फालतू, गैर फिजूल हो जाएगा। गैर फिजूल मतलब काम की हो जाएगी तब तो ये पूरा वाक्य का अर्थ ही बदल गया। सही क्या होना चाहिए? तुम हमेशा
फिजूल की बातें करते हो, ये शुद्ध है प्यारे बच्चों। ये क्या है? ये करेक्ट है। हमारी बात समझने की कोशिश करिएगा। तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो, फिजूल मतलब फालतू, है ना। आगे चला जाए दोस्तों, देखिए आगे क्या है। लिंग संबंधी अशुद्धि। आप जानते हैं लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी में या संस्कृत में हम लोग 3 प्रकार के लिंग पढ़ते हैं ना। ये क्या है? स्त्रीलिंग, और ये क्या है? पुल्लिंग, और एक लिंग हम लोग पढ़ते हैं नपुंसक लिंग, है ना। तो अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं बच्चों? अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। जरा गौर से देखिए यहाँ पे क्या है। कभी कभी वाक्यों में लिंग संबंधी गलत प्रयोग किए जाते हैं, ये वाक्य लिंग संबंधी अशुद्धि कहलाते हैं। जैसे बेटी पराए घर का धन होता है, ये गलत बात है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट, जो वाक्य का कर्ता है वो बेटी है, और बेटी क्योंकि स्त्रीलिंग है, लिहाजा यहाँ पे क्या होगा? होती है। बेटी पराए घर का धन होती है, ठीक है ना। आप धन को देखेंगे तो धन दोस्तों पुरुषवाचक संज्ञा है या पुल्लिंग है। तो धन इसमें मुख्य विषय नहीं है। मुख्य सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट कौन है बच्चों? बेटी। तो बेटी का जो लिंग होगा उसी से यह होती और होता का लिंग निर्धारण किया जाएगा। बेटी पराए घर का धन होती है, ये करेक्ट है, और ये इनकरेक्ट है बच्चों। आगे चला जाए, देखिए आगे क्या है। इस सवाल पे ले चलते हैं। आज तुमने नया पोशाक पहना है। तो देखिए ये जो पोशाक है बच्चों, ठीक है, ये यहाँ कर्ता है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? पोशाक। और पोशाक क्या है बच्चों? पोशाक पहनी जाती है। तो यहाँ पे जो आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है वो क्या होगा? नई पोशाक। और पहना है नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? पहनी है। तो ये गलत है। सही क्या है? आज तुमने नई पोशाक पहनी है, पोशाक धारण करी है, ठीक है ना। तो पोशाक के लिहाज से इसका लिंग निर्धारण किया जाएगा। मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा। ये देखिए कितना खराब लग रहा है सुनने में। मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। ये बातें, इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, और बातें क्योंकि स्त्रीवाचक है बच्चों, इसलिए तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। तो सही क्या हो जाएगा? मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, ये गलत है। और अब हम आगे ले चलते हैं आपको। कल मैंने नया पुस्तक खरीदा। जी नहीं, कल मैंने नई पुस्तक खरीदी। नई पुस्तक खरीदी, ये खरीदा नहीं होगा, क्या होगा? खरीदी। वचन संबंधी, वचन समझते हैं आप लोग? देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन हिंदी में और संस्कृत में क्या होता है बच्चों? 3 वचन होते हैं, और अंग्रेजी में क्या होते हैं? 2 ही वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए कहा जा रहा है, कभी कभी देखा गया है कि वाक्यों में वचन संबंधी गलत प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें वाक्य की वचन संबंधी अशुद्धि। भारत में अनेकों राज्य हैं। ये जो अनेकों हैं दोस्तों, ये नहीं होगा, अनेक होगा। अनेक अपने आप में बहुवचन को प्रतिबिंबित करता है। अब बहुवचन से बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है। भारत में अनेक राज्य हैं, ये सही है, ये गलत था, ठीक है। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं। प्रत्येक वृक्ष कह दिया गया तो ये क्या हो गया? एक वृक्ष को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे देते हैं प्लूरल नहीं होना चाहिए, बल्कि देता है। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है ना। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता वाक्य दिख रहा है आपको। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। कुछ वृक्ष क्या होते हैं दोस्तों? फूल देते हैं मगर फल नहीं देते, कुछ छाया देते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए कहा जा रहा है, देखिए इस समय 4 बजा है, तो 4 बजा है गलत बात है। इस समय 4 बजे हैं। 4 बहुवचन है इसलिए बजे हो जाएगा प्यारे बच्चों, और है के ऊपर नुक्ता लगेगा, ये बिंदु। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? इस समय 4 बजे हैं, ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है।
अशुद्ध रूप में क्या है, मैं तो आपका दर्शन करने आया हूं। जी नहीं, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं। ठीक है, मैं किसके दर्शन करने आया हूं? आपके दर्शन, आपका दर्शन नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। सवाल देखिए, ये है पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। पद क्रम का मतलब होता है पहले कौन आएगा और पहले कौन नहीं आएगा। वाक्य में व्याकरण के अनुसार पदों का क्रमबद्ध होना बहुत आवश्यक है। पदों का क्रमबद्ध मतलब कौन से शब्द पहले रखे जाएं और कौन से शब्द उनके पश्चात रखे जाएं। जैसे जाता वह बाजार है, अगर इस प्रकार से लिख देंगे तो कैसा लगेगा? वह बाजार जाता है, ये सही है, ये गलत है। जाता वह बाजार है। ठीक। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसको समझने का प्रयास किया जाए। बाजार मुख्य है, यहाँ पे क्या है, वह मुख्य है। वह बाजार जाता है, बाजार के अलावा और भी कहीं जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है, बाजार ही जाता है। वह स्कूल जाने का बहाना करके निकलता है लेकिन जाता वह बाजार है। तो बाजार इसमें मुख्य है, इसमें क्या है, वह मुख्य है। दोस्तों ये गलत है और ये करेक्ट है। यद्यपि दोनों वाक्यों में सभी शब्द समान है किंतु पहले वाक्य में सही पदक्रम की कमी है, जबकि दूसरा वाक्य उचित पदक्रम के अनुसार है। जरा गौर से देखिए बच्चों, क्या है आगे, शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। शहीदों का देश, जी नहीं, देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। ठीक है, देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। दोस्तों आगे चलते हैं, देखिए गाय का ताकतवर दूध होता है। गाय का ताकतवर दूध होता है, ये गलत है। सही क्या होगा, गाय का दूध ताकतवर होता है। ये जो दूध है उसका एडजेक्टिव, उसका विशेषण ताकतवर है दोस्तों, और ये यहाँ पे होना चाहिए पहले नहीं। अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, जी नहीं, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, ये सही है। अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, ये इनकरेक्ट है बच्चों, और करेक्ट फॉर्म क्या है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। ध्यानपूर्वक विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी चाहिए, विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, ये गलत है और ये सही है। तो इस प्रकार की गलतियों को कहा जाता है पद क्रम की गलतियां। मतलब कौन सा पद, पद अर्थात शब्द या शब्दों का समूह, उसको पद कहते हैं। कौन सा पद पहले आएगा और कौन सा पद पश्चात में आएगा दोस्तों, इसका ध्यान आपको रखना है। आगे ले चलता हूं आपको, देखिए अगला सवाल ये है पुनरावृत्ति की अशुद्धियां। पुनरावृत्ति, बार बार रिपीट करना एक ही वाक्य में। जब एक ही अर्थ या भाव को प्रकट करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है बच्चों। कैसे अशुद्ध हो जाएगा, जरा गौर से देखें। जैसे कहा जा रहा है वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी वापस। ठीक। उसके बाद वापस और लौट आया। वापस होना और लौटना दोनों का अर्थ तो एक है, तो या तो लिख दीजिए कि वह बहुत जल्दी वापस आया, या तो लिख दीजिए वह बहुत जल्दी लौट आया। दोनों लिखने की दरकार नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, वह बहुत जल्दी लौट आया, वह बहुत जल्दी लौट आया। आगे देखा जाए, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। जयपुर में कई दर्शनीय स्थल, ये दर्शनीय है, यहाँ पे देखने योग्य है। इसका मीनिंग यही होता है बच्चों, दर्शनीय का मतलब जो दर्शन के योग्य हो, देखने योग्य हो। तो या तो आप देखने योग्य लिख दीजिए या तो दर्शनीय लिख दीजिए, दोनों एक साथ बिल्कुल नहीं। ठीक है, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं। आगे क्या है, कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। तो आप देखिए यहाँ पे कृपया लिख रहे हैं और यहाँ पे कृपा लिख रहे हैं, दोनों नहीं हो सकता। आप मेरे घर आने की कृपा करें, इतने से भी काम चल जाएगा। प्रधानमंत्री जनता के हितकर कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। अब देखिए हितकर लिखा है फिर कल्याण लिखा है, तो हितकर और कल्याण दोनों में से दोनों ही एक साथ अगर आएंगे तो वाक्य आपका खराब लगेगा, अशुद्ध लगेगा। आपको क्या करना है, प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, हितकर कल्याण नहीं। ठीक है, आइए विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां।
इस बात पे ध्यान रखिएगा, इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी कभी वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं, जिसके कारण वाक्यों को समझने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। तो इस तरह की अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे गुरुदेव, यह तो सरासर अन्याय है। तो गुरुदेव के पश्चात ये संबोधन का चिन्ह, एक्सक्लेमेशन का सिंबल, गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। आपने गुरुदेव को क्या किया? संबोधित किया है, तो आपने ऐसे कर दिया, गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। ये गलत था, ये सही है बच्चों। धीरे धीरे ध्यान से चलो। देखिए, धीरे और धीरे के बीच में ये सामासिक चिन्ह होना चाहिए, उसकी वजह से ये गलत हो रहा था। तो ये गलत था, ये सही है। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। देखिए, वह काव्य संग्रह, कॉमा, जिसे मैंने लिखा है, फिर से कॉमा, छप रहा है। यहाँ पे देखिए, ये नहीं होना चाहिए। वह का इस्तेमाल 2 बार होना कतई जरूरी नहीं है। वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है छप रहा है, ये शुद्ध रूप होता। ठीक है, तो इस वह को भी आप डिलीट कर दीजिए। अब वह काव्य संग्रह, कॉमा, जिसे मैंने लिखा है, कॉमा, छप रहा है, ये सटीक उत्तर है बच्चों। यह पुस्तक आपको कहाँ मिली? देखिए, मिली के बाद ये खड़ी पाई दे दिया गया है, फुल स्टॉप ना, पूर्ण विराम जी नहीं। होना क्या चाहिए? वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? यह पुस्तक आपको कहाँ मिली। अब हम बात करते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियों के बारे में। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती है बच्चों? देखिए, संज्ञा को हम लोग नाउन कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। नाउन क्या होता है? संज्ञा क्या होती है? स्थान, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा पद के प्रयोग में प्रायः 2 प्रकार की अशुद्धियाँ। देखिए, अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग, अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग, है ना। तो अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग क्या होता है बच्चों? ऐसी संज्ञा पद जिनकी आवश्यकता तो है पर उनका प्रयोग किया जाए तो वहां अनावश्यक संज्ञा पदों की अशुद्धियां जाती हैं, है ना। जैसे, बड़े गौर से देखिएगा, क्या कहा जा रहा है? मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं। मंगलवार में वार आया हुआ है, वार का मतलब ही होता है दिन। तो मंगलवार के दिन ये लिखने की कतई दरकार नहीं। मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं, पर्याप्त है। मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं, इतना कह देना ही पर्याप्त है। मंगलवार के दिन, वार तो आया है, फिर से दिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि वार का अर्थ ही होता है दिन। तो एक ही अर्थ वाले 2 संज्ञाओं का प्रयोग करना उचित नहीं है, लिहाजा ये गलत था और ये सही है। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। ध्यान से देखें, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। विंध्याचल खुद एक पर्वत है, उसमें दोबारा से पर्वत जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब विंध्याचल हरा भरा हो गया, ये सटीक है। आगे देखिए, उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। देखिए, आपने नामक लिख दिया, फिर आपने शीर्षक लिख दिया, दोनों का अर्थ एक ही होता। तो उत्साह के बाद या तो नामक लिखिए या तो शीर्षक लिखिए, दोनों मत लिखिए। उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, ये सही है, स्ट्रांग है बच्चों। राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया। देखिए, राजा अपनी ताकत के बल, यहाँ ताकत है फिर बल है, दोनों समानार्थी हैं, दोनों का इस्तेमाल गलत है, इसी एक को रखिए। राजा अपने बल पर जीत गया, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। ये काल है, ये समय है, दोनों समानार्थी हैं। किसी एक का प्रयोग अच्छा लग रहा था, प्रातः काल घूमना चाहिए, ये सही है, ठीक। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। अब देखिए, अराजकता अपने आप में एक समस्या है। आपको क्या लिखना था? समाज में अराजकता बढ़ रही है। अराजकता बढ़ रही है, ये कहने से काम चल जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग। ऐसे संज्ञा का प्रयोग जो वाक्य के लिए अनुपयुक्त अर्थात गलत हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनका प्रयोग करने से अशुद्धि आती है।
गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। तो गुलामी की बेड़ियां पैरों में होती हैं बच्चों, गले में नहीं। लिहाजा आपको क्या करना है, लिखना है पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं, ये गलत है। और इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखिएगा, यह पैरों के बाद यहाँ बिंदु रहेगा, ये पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। अब ठीक है। में गुलामी को भी और शुद्ध करना चाहते हैं तो यहाँ लगा दीजिए। उर्दू से और फारसी से कुछ शब्द हिंदी में उधार लिए गए हैं बच्चों, उनको अलग दिखाने के लिए, तब वो उर्दू से आए हैं, ये साबित करने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। बिंदुओं को क्या कहते हैं, नुक्ता, है ना। देखिए क्या लिखा है मैंने, नुक्ता। आपने ये बात सुनी है, बिंदु के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, सुना है, आप सुन देखिए। जब आप उर्दू में खुदा लिखते हैं और जब उर्दू में जुदा लिखते हैं तो दोनों की स्पेलिंग करीब करीब एक जैसी होती है, केवल बिंदु एक बार बीच में लग जाएगा और एक बार ऊपर लग जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या ध्यान रखना है बच्चों, देखिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई। जी नहीं, गोलियों की बाढ़ तो आती नहीं है, गोलियों की बौछार होती है। तो दंगे में गोलियों की बाढ़ ये गलत हो जाएगा, गोलियों की बौछार आ गई, ठीक है। या बौछार हो गई लिख देते तो और बढ़िया होता, बौछार होती है, बौछार आती नहीं। दंगे में गोलियों की बौछार हो गई, ये ज़्यादा सही था, ठीक है। रेडियो की उत्पत्ति किसने की, जी नहीं, उत्पत्ति नहीं होती है, आविष्कार होता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। रेडियो का आविष्कार किसने किया। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं, फिर किसके पास है भाई, देखिए क्या कहा जा रहा है, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास, के लिए क्या होगा, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, इतना कह दें तो बात बन जाएगी। समस्या लिखते तो समाधान निकल के आता, है ना, लेकिन अगर आपने प्रश्न लिखा है, प्रश्न का उत्तर होगा विलोम, ठीक है। समस्या का विलोम समाधान होता है, पूछा गया होता कि आपकी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है तो अच्छा लगता। यहाँ पे क्या है, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। हमारे देश के मनुष्य मेहनती हैं, जी नहीं, हमारे देश के लिखने के बजाय आप हमारे देश के लोग मेहनती हैं, ये लिख देंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम किसको कहते हैं, प्रोनाउन, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सर्वनाम। जैसे वह, तुम, मैं, हम, ये, वे, इनको सर्वनाम कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये क्या है, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी में कभी कभी सर्वनामों के अशुद्ध रूप का इस्तेमाल करने से भी प्रॉब्लम आती है बच्चों। जैसे देखिए, मोहन और मोहन का पुत्र दिल्ली गए हैं, ये देखिए, इसको पढ़ करके क्या लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे दो मोहन हैं, है ना, यहाँ पे दो मोहन है ऐसा लग रहा है। देखिए, मोहन और मोहन का पुत्र, मोहन हमारे मोहल्ले में रहते हैं और दूसरे वाले मोहन किसी और मोहल्ले में रहते हैं। हमारे मोहल्ले के मोहन और दूसरे मोहल्ले में मोहन जो है उनका बेटा, ये लोग दिल्ली गए हैं, ऐसा मीनिंग आ रही है ना। तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, होना क्या चाहिए, मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए हैं, तो उसका जो आया है ना, ये इस मोहन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो पुत्र है वो इसी वाले मोहन का है, दूसरे वाले मोहन का नहीं है। तो मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या बढ़ना है, देखिए कहा जा रहा है, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, जी नहीं, ये बम्बैया भाषा हो जाएगी और ये गलत है दोस्तों। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ये शुद्ध है, शुद्ध था। मेरे को बाजार जाना है, ये भी गलत है, मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। तेरे को क्या चाहिए, गलत है, तुझे क्या चाहिए, सही है बच्चे। दूध
दूध में कौन गिर गया? जी नहीं, यहाँ पे कौन गिर गया ऐसा नहीं पूछना है आपको, दूध में क्या गिर गया। ठीक, तुम तो तुम्हारा काम करो, तुम तो अपना काम करो, तुम्हारा नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, अपना। ठीक है, अब देखिए तो आगे चलते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियों पर। विशेषण मतलब होता है दोस्तों एडजेक्टिव, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे घातक विष, सुंदर शोभा, बुरी कुवृष्टि, ये क्या अशुद्धि है दोस्तों, घातक विष। विष अपने आप में घातक होता है। सुंदर शोभा, जी नहीं, शोभा अपने आप में सुंदर होती है। बुरी कुवृष्टि, ये कुदृष्टि लिखा हुआ है, तो कुदृष्टि ही बुरी होती है दोस्तों। ये दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होना चाहिए, विष, शोभा और कुदृष्टि। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। धोबिन ने अच्छी चादरें धोई, जी नहीं, धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, ये जो अच्छी है विशेषण वो धोई के लिए आया है, के लिए नहीं। ठीक है भाई, चादर अगर अच्छी हो तो उसको धुलने की जरूरत क्या है, लिहाजा आपको क्या करना है, जो अच्छी एडजेक्टिव आया है, विशेषण आया है, वो कहाँ पे होना चाहिए, इसका आपको ध्यान देना है। यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। अब देखिए सुंदरतम अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव समझते हैं ना, जैसे ये अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते हो गुड, बेटर और बेस्ट, ये क्या है बच्चों, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उसकी तुलना में अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। ये गुड है, ये बेटर है और ये बेस्ट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह सुंदरतम साड़ी है, इसमें सुंदरतम अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे मत लिखिएगा, और सबसे सुंदर साड़ी ये लिख रहे हैं तो फिर तम मत लिखिए। तो यह सुंदरतम साड़ी है, इसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक, बात का आपको ख्याल रखना। अब हम लोग देखिए आगे चलते हैं, अगला उदाहरण क्या है, उसके गुप्त रहस्य का राज खुल गया। आज उसके गुप्त रहस्य का, तो गुप्त अगर है दोस्तों तो रहस्य नहीं होगा, और रहस्य है तो गुप्त नहीं होगा, तो आज उसके रहस्य का राज खुला, यह पर्याप्त है, राज के नीचे बिंदु लगा दीजिएगा। राज, आज उसके गुप्त रहस्य, गुप्त और रहस्य दोनों की मीनिंग सेम है, लिहाजा दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं होगा। उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है, उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है। तो दोस्तों दुर्दशा के लिए ध्यान से देखें, इसमें जो दुर शब्द आया हुआ है और दशा आया, ठीक है, दशा मतलब हालत और दुर मतलब खराब हालत, तो दयनीय को ही अपने आप में खराब हालत कहते हैं, तो दयनीय और दुर्दशा दोनों एक साथ नहीं आएंगे। आप दयनीय हालत लिख दीजिए, वाक्य खूबसूरत लगने लग जाएगा और शुद्ध भी होगा। वह डाल महीन है, जी नहीं, डाल महीन तो होती नहीं है, पतली है, वह डाल पतली है। उपयुक्त विशेषण का इस्तेमाल करना है। कैसा विशेषण, उपयुक्त विशेषण। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, हमने क्या कहा बच्चों, हमने कहा उपयुक्त विशेषण बेहतरीन हो हमारे लिए। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार तय किया जाता है, अन्यथा वह वाक्य अशुद्ध समझा जाएगा। जैसे राम और सीता वन को गए, गई नहीं होगा, ठीक है, राम और सीता दोनों अब मिल गए, तो ये प्लूरल या बहुवचन है, तो राम और सीता वन को गए, गई नहीं। आगे चलते, कहा जा रहा है दोस्तों, उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया, तो एक कान तो होता नहीं, कान तो दो होते हैं, तो इसलिए कान पक गए बच्चों। ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस गलत था, नीचे वाला शुद्ध है। उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गए। मेरी बहन दिल्ली से वापस आया है, जी नहीं, मेरी बहन दिल्ली से वापस आई है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग का सब्जेक्ट है, लिहाजा क्रिया भी स्त्रीलिंग के सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। देखिए, अशोभनीय वातावरण है, उपस्थित मत कहिएगा। वातावरण उपस्थित तो होता नहीं है, वातावरण तो हमेशा होता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको शोभनीय बना दें कि अशोभनीय बना दें। लिहाजा आप उपस्थित शब्द को यहाँ से डिलीट कर दें। यहाँ अशोभनीय वातावरण है, ये उपयुक्त वाक्य है। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता ना ही नहीं, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं, स्पष्टीकरण अपने आप में दे दिया गया है। अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर आप लिख देते और स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है तब भी ठीक था, लेकिन करने की लिखा है लिहाजा गलत है। अगर आप देने शब्द को ही हटा देते हैं तब भी यह शुद्ध है। अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कर्ण आ गया तो स्पष्ट करना, करना मतलब आपने स्पष्ट कर दिया है उसमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, जी नहीं। देखिए, वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। सिलाई सीखने की जरूरत है दोस्तों और अंग्रेजी पढ़ने की। आगे चलते हैं, ध्यान दें आप लोग। वह तो खाना और चाय पीकर सो गया। खाना और चाय पीकर सो गया, तो खाने को खाया जाता है, पिया नहीं जाता। वह तो खाना खाकर और चाय पीकर सो गया। अनुपयुक्त क्रियापद, जैसे खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, जी नहीं। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित, है ना। अगर यहाँ पे विस्मय लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग है बच्चों, विस्मित होना चाहिए। मैं माता जी को खाना डालकर देकर आई, तो खाना डालकर आई और खाना देकर आई ऐसा मत लिखिए। मैं माता जी को खाना परोस कर आई। खाना परोसा जाता है दोस्तों, डाला नहीं जाता है ना। आगे देखते हैं। हिंदी में कुछ विशेष संज्ञाओं के लिए विशेष क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे दान दिया जाता है कि दान किया जाता है, ये मैटर है दोस्तों। दान दिया नहीं जाता, दान किया जाता है, ठीक। प्रतीक्षा देखा नहीं जाता, प्रतीक्षा की जाती है। प्रयोग होना नहीं, प्रयोग करना सही है। प्रश्न पूछना नहीं, प्रश्न करना, ठीक है। ये बहुत बारीक बातें हैं, इन पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा बच्चों। आगे चलते हैं। देखिए, आगे कहा जा रहा है स्थानीय बोलियों से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे देखिए, वह खाना खावेगा, ये गलत है, वह खाना खाएगा, ठीक है। उसने जैसी करी है मैं नहीं कर सकता, जी नहीं। जैसा किया है सकता, ये शुद्ध है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण कई बार क्रिया के पहले इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, ठीक। विद्यालय के दाईं ओर बड़ा सा मैदान है, यहाँ पे की नहीं होगा। विद्यालय के दाईं ओर बड़ा सा मैदान है। भिखारी को थोड़ा चावल दे दो। भिखारी को थोड़े चावल दे दो, थोड़ा नहीं, थोड़े चावल दे दो। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए क्या है। राम दिनों दिन मेहनत करता है, नहीं। राम दिन रात मेहनत करता है, यहाँ पे ये दिन होगा, दिनों नहीं होगा। राम दिन रात मेहनत करता है। जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे, नहीं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और यहाँ पे कॉमा भी होगा। पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई है, कि नहीं। क्या होगा? पुस्तक विद्वत्ता पूर्वक लिखी गई है। विद्वत्ता पूर्ण नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? विद्वत्ता पूर्वक। अब है कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक क्या होता है बच्चों? संस्कृत में कारक पढ़ते हैं ना, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, है ना। तो जो कारक होते हैं बच्चों उसकी बेशुद्धि होती है। जैसे देखिए,
मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। मैं के बाद ने आएगा, ये करता ने। मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, ये सही है, वो गलत था। और आगे क्या होगा देखिए, वह लड़का पीटता है, वह लड़के को पीटता है, वह लड़के को पीटता है। कारक का चिन्ह है, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आपका वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, मैं शीतल जल को पी रहा हूं। देखिए, ये को नहीं होगा यहाँ पे, शीतल जल पी रहा। ठीक है, अब कर्ण कारक संबंधी अशुद्धि। कर्ण कारक क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कर्ण कारक क्या होगा। वह बस पर यात्रा कर रहा है, तो बस पर यात्रा नहीं होती है, यात्रा कैसे, बस से यात्रा कर रहा है। आगे है संप्रदान कारक। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। भक्तों के लिए कथा सुनाई कि नहीं, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। तो सुनाई, भक्तों को कथा सुनाई। शिष्य यज्ञ को लकड़ी लाया, तो यज्ञ को लकड़ी नहीं, यज्ञ के लिए लकड़ी लाया। शिष्य किसके लिए लकड़ी लाया है, यज्ञ के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अपादान कारक से संबंधित अशुद्धि। वह शहर के खिलौने लाकर बेचता, शहर के नहीं होगा, शहर से खिलौने लाकर के बेचता है। लड़की झूले पर से गिर गई, झूले पर और झूले से दोनों ही चिन्हों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा बच्चों। लड़की झूले से गिर गई, ठीक है, अपादान का मतलब ही होता है अलग होना। लड़की झूले से गिर गई और झूला और लड़की अलग अलग हो गए। बिना पैसे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। देखिए, यहाँ पे का नहीं होगा, बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, ये सही है ना। राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे राधा के बाद का और कृष्ण के बाद का, ये दोनों का इस्तेमाल नहीं होगा बच्चों। क्या होगा, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। आगे चलें, देखिए, क्या कहा जा रहा है। राधा कृष्ण सामासिक पद है, अतः इसके चिन्ह लुप्त हो गए हैं। ठीक है, आज बजट के ऊपर बहस होगी। देखिए, आज बजट पर बहस होगी। ऊपर का मतलब चढ़ करके थोड़ी बहस करेंगे, बजट के बारे में बहस होगी, बजट पर बहस होगी। किसान ने खेत पर बीज बोया, जी नहीं, खेत पर नहीं, खेत में। किसान कहाँ बीज बो रहा है, किसान ने खेत में बीज बोया है बच्चों, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब जरा गौर से देखें आप लोग, मुझे लगता है बस यहीं तक टाइप किया हुआ गया था, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से हमारी आपकी मुलाकात होगी, एक नए कलेवर के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ आपकी सेवा में दोबारा हाजिर होता हूँ मैं।